जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोइन ल्यूवेन। ठीक है, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोइन लीवेनहॉफ। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद 1838 में क्या हुआ था? मैम स्किल्डन आए थे जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट पे सर्च किया था। 1839 में रिजवान आए थे इन्होंने जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। चेवान ने उन्होंने एनिमल्स रिसर्च किया था। चेवान कैसे साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश थे। और शेल्डन जर्मन थे। जर्मन बॉटनिस्ट। 1855 में रुडोल्फ यूनिसेलुलर ने थ्योरी दी थी। रुडोल्फ वर्च्यू ने omnicellular unicellular all new cells arises from pre-existing cells। ठीक है, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, जिससे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 52% क्या होता है? प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। लिपिड के अंदर हेड कैसा पार्ट होता है? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। और टेल हाइड्रोफोबिक होता है, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर। प्रोटीन दो टाइप के, एक हमारे पास पेरिफेरल और इंट्रीगल। और एक इंटीग्रल, ये थे। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोटीन थे वो कैसा मूवमेंट करते हैं? लेटरल मूवमेंट। लिपिड का नेचर कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड। बाइलेयर भी होता है मैम, क्वासी फ्लूइड होता है और बाइलेयर भी होता है। ठीक है, 1970 में 70 या 72 मैम 72 होगा। 72 सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यस मैम। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। ठीक है, गोल्जी एप्रेटस को किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्जी 1898। और क्या क्या हमने पढ़ा था? राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज फैलेट ने। ईयर मैम 1953। 1953। ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट होता है, ये सारी चीजें। अब डायमेंशंस, राइबोसोम की डायमेंशन हमने पढ़ी थी ना, कितनी थी? 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर, ये याद रखना। राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट को हम ज्वाइन किसकी हेल्प से कराते हैं? मैग्नीशियम आयन की हेल्प से कराते हैं। और अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मैम 70 पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम और 70s। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द टू सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर राइबोसोम आल्सो 70s टाइप के पाए जाते हैं। बाकी साइटोप्लाज्म के अंदर 80s टाइप के पाए जाएंगे। प्लाज्मिड कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड। ठीक है, और बैक्टीरिया की सेल की बात करेंगे तो सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। दो टाइप से होगा, आपका लूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइमी लेयर। टफ और थिक होगा कैप्सूल। साइड में क्या है? वी हैव प्लाज्मा सेल वॉल, सेल वॉल है। और फिर सबसे इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इमेजिनेशंस होता है उनको क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मीजोसोम बोलते हैं। क्रोमैटोफोर्स क्या होता है? मैम जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है एक्सटेंशन।
साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो इन्वेजिनेशंस होता है उनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और उन्हीं की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो एज अ ऑटोट्रॉफ रहते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास यहाँ पे साइटोस्केलेटन। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम हमको क्या देते हैं, सपोर्ट देने का काम करता है, एक फ्रेमवर्क बना के रखता है। तो ऐसे ही हमारी सेल के अंदर भी एक साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है। ये इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि 3 चीजों से मिलके बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हम इनको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम वही पूरा का पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है, या फिर ये मोटाइलिटी में हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि जो फ्लैजिला सीलियाज होते हैं वो हमारे माइक्रो फिलामेंट से मिलके बने होते हैं, या फिर सेल की शेप को भी मेंटेन करके रखते हैं। फंक्शन याद रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटाइलिटी और इनकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब सीलिया और फ्लैजिला दोनों का फंक्शन मोटाइलिटी का है, मूव करने में हेल्प करता है। सीलिया जो होते हैं ये कैसे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये बिल्कुल ओट्स के जैसे वर्क करता है, मतलब खुद तो मूव करते ही हैं लेकिन जिस मीडियम में मूव कर रहे हो उस मीडियम के फ्लूइड को भी मूव कराता है। जैसे पानी के अंदर नाव चलती है ना, तो वो जो उसके चप्पू होता है उनको ओट्स बोलता है, तो जैसे जैसे वो मूव करता है तो नाव आगे की साइड चलती है और पानी पीछे की साइड जाता है, पानी चलता रहता है और नाव आगे की साइड चलती है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके मूव करता है। फ्लैजिला सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्ग होते हैं और ये भी सेल का मूवमेंट कराता है। देखो सीलिया जो होते हैं वो सेल का और सराउंडिंग फ्लूइड दोनों का मूवमेंट कराएंगे, लेकिन फ्लैजिला सिर्फ सेल का मूवमेंट कराएगा। प्रोकैरियोट के अंदर एक सिंपल फ्लैजिला होता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो फ्लैजिला होता है उसको याद रखना है आपको, 9+2 अरेंजमेंट का होता है, 9+2 अरेंजमेंट। मैंने एक बार फ्लैजिला के बारे में बता दीजिए जो आपने पहले बताया था। फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फ्लैजिला का काम है मोटाइलिटी देना, सेल की आउटर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगा, सेल के मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट के अंदर बिल्कुल सिंपल टाइप का फ्लैजिला होगा, यूकैरियोट के अंदर 9+2 अरेंजमेंट का होगा। और ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। जब हमने सीलिया और फ्लैजिला दोनों की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देखा तो उसमें पता चला सीलिया और फ्लैजिला भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड अप है। सीलिया फ्लैजिला का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर वाला जो ये पार्ट है पूरा का पूरा, इस कोर पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोनीम। अब ये एक्सोनीम किससे मिलके बना हुआ है, ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज कैसे है, इस टाइप से अरेंज है कि यहाँ पे पेरीफेरी पर तो आपके डबलेट की फॉर्म है ना, डबलेट है, देखो दो आपस में कनेक्टेड है, डबलेट अरेंज है, और सेंटर में हमारे पास 2 सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। पेरीफेरी पर डबलेट, अब ये डबलेट काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और सेंटर में 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट हो गया, नहीं हो गया? यस मैम। 9 कैसे है ये, 9 रिप्रेजेंट पेरीफेरल डबलेट, और यस मैम। वो क्या है हमारे पास, सेंट्रल सिंगलेट। अब इस डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है। एक डबलेट ये है और एक डबलेट ये है, दोनों डबलेट आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है, इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। दो डबलेट आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है, इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू है। हर एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने रेडियल स्पोक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगे, 9 रेडियल स्पोक होंगे। डबलेट और सिंगलेट के बीच में एक शीथ प्रेजेंट है विच इज नोन एज सेंट्रल शीथ, और सेंटर में ये हमारे पास 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या फिर सिंगलेट। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने पेरिफेरल डबलेट है, 9, कितने रेडियल स्पोक्स है हमारे पास, 9 रेडियल,
दो डबलेट को हम आपस में कनेक्ट किसके थ्रू करा रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज को कनेक्टेड करा रहे हैं। और यहाँ पे एक सेंटर में क्या है, सेंट्रल शीथ है, ठीक है। यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि एक्सोदीम के अंदर 9 डबलेट हैं, रेडियली अरेंज पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, और सेंटर में 1 पेयर है, सिर्फ 2 अलग अलग प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। इनके बीच में आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, और एक सेंट्रल शीथ भी प्रेजेंट है। पेरीफेरल डबलेट्स किसके थ्रू कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड बाय लिंकस, पेरीफेरल डबलेट के थ्रू कनेक्टेड है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों की दोनों सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द बेसल बॉडीज, मतलब दोनों की दोनों बनती किसी हैं, बेसल बॉडीज से बनती है। सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज से बनी होती है। और इनके अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन करा रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल करा रहा है। इनका जो कोर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। डन। यस मैम। अब आ जाता है, इन्होंने जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, ये सेंट्रियोल क्या होता है। अब सेंट्रियोल में हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक होता है सेंट्रियोल, एक होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर ऐसे, और जब हम 2 सेंट्रियोल को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रियोल। और 2 स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, ये सेंट्रोजोम। और आसपास एक अमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, क्योंकि सेंट्रियोल के या सेंट्रोजोम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल के थ्रू सराउंडेड होते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यस मैम। है। अब इस सेंट्रियोल के अंदर भी अरेंजमेंट होता है, जैसे फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट था, ऐसे यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 से आप समझ रहे हैं, 9 तो है पेरीफेरी वाले और 0 सेंटर, मतलब सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। अब ये 9 जो है ना, वहां पे फ्लैजिला में तो डबलेट थे, यहाँ पे ये ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है ना, ये एकदम कार्ट व्हील के जैसे दिखाई देती है, एक पहिए के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है किसके जैसे दिखाई देते हैं, कार्ट व्हील के जैसे। अरेंजमेंट 9+0 होता है, पेरी सिर्फ और सिर्फ पेरी पेरी पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। फिर आगे दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल, वही 9 है, उसमें पेरीफेरी पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और कैसे हैं वो, ट्रिपलेट है। और ये सारे के सारे ट्रिपलेट भी आपस में लिंक्ड होते हैं। इनका सेंट्रल पार्ट देखो, सेंटर में कुछ नहीं है ना, 9+0 अरेंजमेंट है, तो इनके सेंटर में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आ गई है जिसको हम बोलेंगे हब। पूरा सेंटर वाला पार्ट उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हब। और जैसे हमारे पास पेरीफेरल में वहां पे रेडियल स्पॉक्स निकल रहे थे ना, यहाँ पे भी रेडियल स्पॉक्स निकलेंगे, यहाँ पे भी रेडियल स्पॉक्स प्रेजेंट होंगे। और यही सेंट्रियोल, अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था ना कि आपके जो सीलिया और फ्लैजिला है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज बेसल बॉडीज, उससे इमर्ज है। तो यहाँ पे भी वही लाइन लिखी हुई है कि सेंट्रियोल जो है ये क्या बनाता है, सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाता है, जो कि बाद में जाके स्पाइंडल फाइबर्स अपने अंदर से ओरिजिनेट करेगा। वही स्पाइंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं स्पाइंडल फाइबर कैसे हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में। डन। अब आ जाओ न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में। अब न्यूक्लियस को ना मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस इस वाले चैप्टर से भी लिंक है, एज वेल एज इससे नेक्स्ट सेल डिवीजन वाला चैप्टर है उसमें भी इसका लिंक आएगा, और हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है ना, उसका भी आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यस मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर
4 प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है? डीएनए है ऑब्वियसली। डीएनए का साइज कितना होता है? 2.2 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर। 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए है। और अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज होता है 6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आप खुद देखो, इतने छोटे से साइज के न्यूक्लियस के अंदर हमको ये डीएनए फिट करना है, तो ऑब्वियसली वी नीड हायर पैकेजिंग। बहुत ज्यादा हमको डीएनए को पैक करना पड़ेगा ना। और डीएनए कैसे स्ट्रक्चर है? हेलिकल। डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। एडेनिन अटैच्ड विद थाइमिन विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन अटैच्ड विद गुआनोसिन विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमें इस डीएनए को पैक कराना है, तो डीएनए को पैक कराने के लिए हम पहले ना इसको ऐसे रैप करना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिक मटेरियल बोल सकते हैं। अब इसको और ज्यादा पैक करा के हम एक एक्स शेप स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। तो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर, वो क्रोमैटिन फॉर्म में कब पाया जाएगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में कब पाया जाएगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में सिर्फ तब पाया जाएगा व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है। अब सेल डिवाइड, हमको ऑब्वियसली सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जेनेटिक मटेरियल को भी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। क्रोमैटिन की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना इजी है, या फिर क्रोमोसोम की फॉर्म में? क्रोमोसोम की फॉर्म में। यहाँ से इससे बीच को ब्रेक कर दो, तो ये हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर हो गया, इक्वली डिवाइड। तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्मली ना सेल जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन फेज में एंटर होती है तो क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि अब उसको अपने आप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब पैकेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन का यूज करता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर एज वेल एज इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बट अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो जो हमारा डीएनए है और नेगेटिव चार्ज होता है। एसिडिक डीएनए के ऊपर एसिडिक नेचर किसकी वजह से आता है? फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। नेगेटिव चार्ज भी फॉस्फेट की वजह से आता है। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के अपोजिट है, एक एसिडिक एक बेसिक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ये बेसिक किसकी वजह से है? कौन से अमाइनो एसिड है इसके अंदर? लाइसिन एंड लाइसिन और आर्जिनिन। इनकी वजह से ये आपका बेसिक इन नेचर है। अभी हम क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है हमारे पास, ये ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टामर की फॉर्म में कैसे? सबसे पहले H2A होता है एक इनके अंदर, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है और एक H1 होता है। अब ये जो चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन है, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। कैसे? 1 2 3 4, मतलब 4 आगे की साइड और 4 पीछे की साइड, बन गई ना एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर। ऑक्टामर स्ट्रक्चर बन गई। अब इसी ऑक्टामर स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डीएनए को रैप करते चले जाएंगे, तो हमारा डीएनए क्रोमैटिन बनना शुरू हो जाएगा। और फिर और ज्यादा हम इसका पैकेजिंग कराएंगे तो हमारे पास क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है? यस मैम। चल, अब ये सारा का सारा काम किसके अंदर होगा? ये सब इस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब एक चीज बताओ, हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये सारा मैकेनिज्म कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली जेनेटिक मटेरियल कहीं पे भी प्रेजेंट रहता है। ये क्या बोल रहे हो शाली? जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर पैकिंग मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब देखो, इन्होंने यही सारी चीजें लिखी हुई है कि जब हमारी सेल कब है? इंटरफेज में। इंटरफेज मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलेगा?
क्रोमैटिन की फॉर्म में मिलेगा। हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर इसी को ही हम न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। 50 नैनोमीटर 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होता है। एज वेल एज इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अब ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या बना रहा है? एक बैरियर बना रहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मटेरियल के बीच में। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, विच बियर राइबोसोम्स ऑन इट, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स भी होता है जहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर बनते कैसे हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूजन से बनते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज कर जाती है तो वहां पे न्यूक्लियर पोर्स बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या हेल्प करेंगे? ये न्यूक्लियर पोर हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। यस मैम। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। तो यस मैम। इसको आने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिएगी ना, तो किसके थ्रू आता है? इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन, मैम रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो हमारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये वही बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं, जो कि हमारे टैपेटम के अंदर थे ना। यस मैम। फिर कुछ सेल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास आरबीसी, या फिर हमारे पास सीव ट्यूब। सीव ट्यूब किसका है? फ्लोएम के ना। यस मैम। अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनको मेंटेन कौन करता है? इनका अंदर प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? कंपेनियन। इनकी सिस्टर सेल्स हम उनको बोलते हैं। इनके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट सब कंपेनियन सेल्स मेंटेन करके रखती है और इन्हीं के क्लोज विसिनिटी के अंदर वो पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का जो सारा मटेरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस आ गया और आपका क्रोमैटिन मटेरियल आ गया। अब जो न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है आरआरएनए बनाना। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाने में ये हेल्प करती है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड होती है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, not a membrane bound structure, without any membrane होती है न्यूक्लियोलस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखना है। एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस ये करती है, लार्जर और मोर न्यूमेरस न्यूक्लियाई आपके सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। डन यहाँ तक? ये पैराग्राफ स्फेरिकल बेटा देखो, न्यूक्लियस के अंदर का जो सारा कंटेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसी के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलाई जो होता है वो आरआरएनए बनाने में हेल्प करता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमने ये जो क्रोमोसोम्स पढ़े हैं ना, अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं जिनके सेंटर में जो है सेंट्रोमियर है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसकी दोनों क्रोमैटिड्स इक्वल है। दीज आर नोन एज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा सेंटर से अवे शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा सेंटर से अवे सब शिफ्ट, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है एक्रोमेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ गया है टीलोसेंट्रिक। मैम ये भी तो एक्रोसेंट्रिक ही होगा ना? कौन से वाला? फोर्थ में बिल्कुल टर्मिनल पे। T4 टीलोसेंट्रिक, T4 बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन। बट मैम थोड़ा सा तो है तो देखो ना, इसकी और इसकी साइज में कितना डिफरेंस है क्रोमैटिड्स में। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। थोड़ा नहीं है, बहुत है ये। हाँ
है ना, याद रखना है। देखो मेटासेंट्रिक में जितने भी क्रोमैटिड्स हो सब इक्वल होंगे, सब मेटा में सेंटर से थोड़ा सा अवे शिफ्ट होगा, एक्रो में बहुत ज्यादा अवे शिफ्ट हो जाएगी कि एक तो बहुत लार्ज बन जाएगी और एक छोटी बन जाएगी, टीलो में बिल्कुल टर्मिनल पे हो जाएगा कि एक साइड वाली तो बिल्कुल डिमिनिश ही होने वाली होगी। हाँ ऐसे याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो मैंने आपको हिस्टोन वाला बताया, ये सब यहीं पे लिखा हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से हम डीएनए को पैक कराते हैं। हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं डीएनए की पैकेजिंग कराने के अंदर। हर एक क्रोमोसोम, अब ये वाली लाइन हाईलाइट करना, देखो एवरी क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल के अंदर ही दिखाई देगा ना क्रोमोसोम, क्योंकि हमने बात की है क्रोमैटिन नॉर्मल सेल में, और जब सेल डिवाइड कर रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इनके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। तो मतलब ये जो सेंटर वाली स्ट्रक्चर है ना, ये इसको बोल रहे हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये होता है, दो टाइप के कॉन्स्ट्रिक्शंस आपको पाए जाएंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो रखा होता है उसको, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब होता है ना, जैसे कोई थ्रेड आपने लिया, उस थ्रेड को आप पैक करा रहे हो तो कहीं कहीं पे उसके अंदर गांठ बन जाती है थ्रेड में, यस मैम। कॉन्स्ट्रिक्शन हो कहलाता है। ऐसे ही हमारे क्रोमोसोम के अंदर, तो सेंटर में जो बना है वो सेंट्रोमियर बोलेंगे, और इसकी टर्मिनल पोजीशन पे किसी किसी के अंदर, सबके अंदर नहीं पाया जाता, प्राइमरी सबके अंदर पाया जाएगा इन एवरी क्रोमोसोम। देखो लाइन ध्यान से समझना, हर एक क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ के अंदर मिलेगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बोलो बोलो मैम, जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है, अगर उसका नेम पूछे तो हम क्या सैटेलाइट बोलेंगे? सैटेलाइट, ओके मैम। ठीक है। प्राइमरी सेंट्रोमियर, सेकेंड सैटेलाइट। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर एक क्रोमोसोम के अंदर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। और इसी सेंट्रोमियर के साइड साइड में हमारे पास एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बन जाती है विच इज नोन एज काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर किस में हेल्प करता है, इसी से आके स्पाइंडल फाइबर जॉइंट होता है। फाइबर जॉइन होता है। सेंट्रोमियर क्या करता है, दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच करके रखता है। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे ही हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, वो हमने पढ़ ही लिया। देखो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है सेंट्रोमियर यहाँ पे। एक्रो के अंदर क्या होगा, एक तो एक्सट्रीमली शॉर्ट होगी और एक बहुत लार्ज होगी। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा अवे शिफ्ट हो जाएगा, और मेटा में दोनों की दोनों क्रोमैटिड्स इक्वल होंगी। स्टेटमेंट वाला आ गया, स्टेटमेंट से भी आप पहचान सकते हो, डायग्राम आ गया, डायग्राम से भी आप बता सकते हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, ये बोलता है कि समटाइम्स किसी किसी क्रोमोसोम के अंदर एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है कुछ कांस्टेंट लोकेशन पे, वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट के जैसे दिखता है, दीज आर नोन एज सैटेलाइट। एवरी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एवरी क्रोमोसोम के अंदर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर। माइक्रोबॉडीज क्या होता है, माइक्रोबॉडीज ये छोटे छोटे वेसाइकल्स फॉर्म की स्ट्रक्चर्स होती है जिनके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है। और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, पेरोक्सिसोम। कहाँ पढ़ते हैं हम पेरोक्सिसोम गुंजन, कहाँ सुना है नाम इसका? CPM आद, पायरेशन में फोटो रेस्पिरेशन की साइट्स तीन होती है, है ना, तो उसको सी सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो है ना वहां पे पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम क्या है, वो एक माइक्रोबॉडी है जिसके अंदर सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ये छोटे छोटे वेसाइकल साइक स्ट्रक्चर्स होती है। प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी दोनों के अंदर पाई जाती है। चैप्टर फिनिश। किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में? नो नो मैम। मैम। मैम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास जितने भी यूकैरियोट्स है, इनके अंदर मैक्सिमम में आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर वाला होगा। लेकिन इनके अंदर जो हमारे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन अमाइनो एसिड वाला हिस्टोन पाया जाता है।
नॉन अमाइनो एसिड, मतलब या फिर उसके केस में उनको पोलीअमीन्स भी बोल देते हैं हम लोग, पोलीअमीन्स टाइप से उनके लिए टर्म यूज करते हैं। ओके मैम। मतलब नॉर्मल जैसे हमारा हिस्टोन प्रोटीन है उसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स होता है, ऐसा उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर पोलीअमीन्स फॉर्म में पाया जाता है। ओके मैम, क्लियर है। आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर सेल साइकिल। इससे पहले आप लोग एक बार इस चैप्टर को अच्छे से देख लो, इस चैप्टर के अंदर आपका कोई डाउट है या नहीं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज सेल साइकिल और सेल डिवीजन हम फिनिश कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ना है कल, बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, तो हमारा सेल बायोलॉजी फिनिश हो जाएगा। तो हाई वेटेज वाली सारी यूनिट्स हम निपटा लेंगे इसी वे में। हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एनसीईआरटी ये रहा। अब देखो इसके अंदर ना बहुत सिंपल सी चीज है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो मियोसिस 1 मियोसिस की प्रोफेज 1 से सबसे ज्यादा उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ना हम पहले थोड़ा सा हैंड रिटन फॉर्म में समझेंगे, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो हमको बेसिकली क्या करना होता है, एक सेल से दो सेल बनवाना है। तो अब एक सेल से दो सेल बनवाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन में जाने से पहले। अब आप मुझे बताओ इंटरफेस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन पाया जाएगा। वेरी गुड। तो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा क्रोमैटिन की फॉर्म में। इंटरफेस के अंदर हमारे पास तीन सब फेजेस आती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, इंटरफेज से निकलने के बाद सेल जाता है किसके अंदर, एम फेज। M फेज के अंदर। M फेज ये क्या है, डिवाइडिंग फेज, डिवीजन फेज है। तो ऑब्वियसली इस डिवीजन फेज के अंदर क्रोमैटिन को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्रोमोसोम। ये ठीक है। अब सेल के पास हमारी सेल को, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट। 90 मिनट्स लगते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लगते हैं, मतलब एक सेल से दो सेल बनने में 24 आवर, ईस्ट सेल को सिर्फ 90 मिनट लगता है। तो अब इन 24 आवर में से हम बोलते हैं कि भाई 95% से ज्यादा सेल जो है वो इंटरफेज में रहता है। 95%, अब 95% मतलब अराउंड 23 आवर हो गए ना, कि 24 घंटे में से 23 घंटे सेल इंटरफेज में रहता है और सेल को डिवाइड करने में सिर्फ 1 आवर लगता है। मैक्सिमम टाइम सेल को इसमें स्पेंड कर रहा है इंटरफेज में, और फिर 1 आवर एम फेज में। अब इसमें से भी सबसे पहले सेल आता है हमारा G1 फेज के अंदर। G1 फेज के अंदर सेल क्या करता है, सेल अपना साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कराता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, मतलब ओवरऑल सेल की होगी ग्रोथ, और सेल पूरी तरीके से मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा इसके अंदर, सिर्फ ये करेगा। फिर जब सेल आएगा एस फेज में, तो एस फेज में आने के बाद सेल क्या करेगा, अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। ये लिखिए। अब डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, डीएनए कंटेंट बढ़ेगा ना यहाँ पे। यस मैम। अगर हमारे पास G1 फेज में था डीएनए कंटेंट 2C, तो एस फेज में ये 2C से 4C हो जाएगा। लेट सपोज हमारे पास G1 फेज में थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम थे, तो एस फेज में 46 क्रोमोसोम से कितने हो जाएंगे, 46 ही रहेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
remain same. रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहते हैं, सिर्फ इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर जितना डीएनए है वो डबल हो जाता है, मतलब ये साइज में मोटे हो जाएंगे, ऐसे याद रखना। नंबर नहीं बढ़ेगा क्रोमोसोम का एस फेज में, सिर्फ उनके अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म है ना डीएनए की, Yes ma'am. डीएनए की कंडेंस फॉर्म है, तो उसके अंदर और ज्यादा डीएनए आके कंडेंस हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। ठीक है, अब डीएनए को हमें और ज्यादा डीएनए बनवा रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली डीएनए को पैक करने के लिए कौन से प्रोटीन रिक्वायर्ड थे, Stone protein. तो इसी फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी हमको ज्यादा चाहिए ना, Yes तो ma'am. हिस्टोन फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, S टी फेज के अंदर होगा। अब यहाँ से निकल के सेल जाता है किसके अंदर, G2 के अंदर, तो G2 में जाके सेल को जितना भी प्रोटीन वगैरह बनवाना होता है, ये सारा प्रोटीन सिंथेसिस G2 phase में. G2 फेज में करता है। तो सेल सबसे पहले आया G1 फेज में, G1 से S फेज में, S से G2 फेज में। ठीक है, G1 फेज में सेल कितना टाइम स्पेंड करता है, 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे। S फेज में 6 to 8 आवर्स, और G2 फेज में 3 से 4 आवर। अप्रॉक्स आइडिया है, अप्रॉक्स, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, तो डीएनए आप बोलोगे ना, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स स्टेज में होगा, एंड दैट स्टेज इज नोन एज एस फेज। Yes ma'am. एंड इफ आई आस्क यू कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कैसा प्रोसेस है, जीवन में वो ग्रोथ. साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जीवन से स्टार्ट हो जाता है लेकिन चलता SG2 में भी रहता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स स्टेज में ही होगा, विच इज योर एस फेज। डन। Yes ma'am. अब आ गए हम लोग अपनी एम फेज के अंदर। एम फेज के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, माइटोसिस Meiosis. एंड मियोसिस। माइटोसिस होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस होता है आपका Reduction division. रिडक्शनल डिवीजन। इन सब के अंदर माइटोसिस हो मियोसिस हो, इनके अंदर फेजेस आएंगी, प्रोफेज, Metaphase. Anaphase. Anaphase, telophase. मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, होगा क्या इनके अंदर, अब हमें सबसे पहले क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनवाना है, Yes ma'am. तो इसका मतलब हमको कंडेंसेशन कराना है, तो प्रोफेज में आके सबसे पहले डीएनए क्या करेगा, अपने आप को Condense. कंडेंसेशन करना स्टार्ट करेगा। अब ये कंडेंसेशन थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहेगा, ये कंडेंसेशन मेटाफेज में आके फिनिश होगा, मतलब मेटाफेज इज द प्रोसेस के अंदर डीएनए कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा। तो अगर मेरे को देखना है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए विच फेज इज द बेस्ट? Metaphase. Metaphase. मेटाफेज को हम बोलेंगे, मेटाफेज इज द बेस्ट फेज इन विच वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज के अंदर तो पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है, और एनाफेज के अंदर आके वो टूट जाता है, तो बचा कौन सा, सिर्फ मेटाफेज ही बचा ना, तो एम से मेटाफेज और एम फॉर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। फिर मेटाफेज के अंदर ही क्या होता है, मेटाफेज के अंदर ही सारे के सारे क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो गए, बेस्ट फेज है मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए। सारे क्रोमोसोम्स ऐसे एक इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, इस इक्वेटर को हम बोलते हैं Metaphase plate. मेटाफेज प्लेट। और कैसे होता है, यहाँ पे सेंटर, दोनों की साइड, दोनों पोल्स पे एक एक सेंट्रियोल आ जाता है, सेंट्रियोल, याद आया सेंट्रियोल क्या था? Ma'am. ये सेंट्रियोल अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर निकालेगा। मेरे पास यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर आके जुड़ेगा। Yes, ma'am. अब इस काइनेटोकोर से आपके स्पाइंडल फाइबर्स ऐसे अटैच हो जाएंगे ऐसे। तो अब आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम का एक एंड तो एक पोल के स्पाइंडल फाइबर से अटैच है, और दूसरे वाला दूसरे पोल से अटैच है। यस गंजू, कोई डाउट है? मैम सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम? सेंट्रियोल बोल सकते हो, सेंट्रोसोम बोल सकते हो,
मैम एनाफेज एक और बार बता दीजिए। बताती हूँ, देखो इसको थोड़ा डायग्राम को ऐसे, ये हमारे पास सेंट्रियोल है या फिर सेंट्रोजोम है, इनके अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके क्रोमोसोम्स आके अटैच कहाँ पे जो आ गए, मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटर पर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा बीच में क्या है, सेंट्रोजोम है, यस मैम। सेंट्रोजोम। इनका इसी के ऊपर काइनेटिक कोर अटैच होगा, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, एक पोल के जो स्पाइंडल फाइबर्स है वो एक एंड से अटैच होंगे इसके, और दूसरे वाले इधर से अटैच होंगे। ऐसा कुछ हमको मेटाफेज में दिखाई देगा, मेटाफेज के अंदर। और ये जो बीच में प्लेट बन रही है, इक्वेटर, दिस इक्वेटर इज मेटाफेज प्लेट। ओरिएंटेशन समझ में आया, कैसी ओरिएंटेशन है। अब क्या होगा, ये इसको अपनी साइड खींचेगा, ये इसको अपनी साइड खींचेगा इधर से, तो ये हमारे जो सेंट्रियोल यहाँ पे सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाएगा। यस सेंट्रोमियर स्प्लिट, अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो ये हाफ इधर मूव कर जाएगा, हाफ इधर मूव कर जाएगा, यस मैम। हाफ 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 में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा ये। तो ये जो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल, पहले बीच में से टूटेगा और फिर ये इधर जाने शुरू हो जाएंगे इधर। ये किसके अंदर होता है, ये हमारे एनाफेज के अंदर होता है। और फिर एनाफेज के अंदर आके ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये सेंट्रोसोम यहाँ से आपके ये अटैच्ड अपोजिट पोल पे आ गए। अब यहाँ पे आके ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिड मटेरियल बनाना शुरू कर देंगे। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज गायब हुई थी, सारी सेल ऑर्गेनेलीज वापस आ जाएंगी। न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ होगा, वो वापस आ जाएगा। मतलब प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट टीलोफेज के अंदर होगा। एनाफेज फिनिश, सेंट्रोमियर स्प्लिट, मूव टू द अपोजिट पोल। अब उसके बाद वी हैव टीलोफेज, जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। ये याद रखना है आपको। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम पढ़े हैं। एक वो जिनके अंदर जो आपका सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है, और एक अवे है थोड़ा और एक्रोमेटिक। अब जब ये टूटेंगे और इसको इधर हम खींचे, होता है ना किसी चीज को खींच के लेके आता है तो एक शेप बन जाएगी यहाँ पे। अब इसमें कैसी शेप बनेगी, इसमें वी शेप बनेगी ना। यस मैम। अब इसमें बड़ा है एक छोटा है तो इसमें एल शेप बनेगी ऐसे। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे कैसी शेप बनेगी, यहाँ पे जे शेप बनेगी क्योंकि हाँ। बहुत छोटा है, और यहाँ पे आई शेप बनेगी। यस मैम। तो शेप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, जिस टाइप का क्रोमोसोम उसी टाइप की शेप बन जाएगी यहाँ पे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो मैम। चल, तो सबसे पहली चीज देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन फिक्स स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी किस फेज में बढ़ता है, मेटाफेज में। मेटाफेज पे। इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम किस फेज में आ जाता है, मेटाफेज। इक्वेटर को ही क्या बोलता है, मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट। सेंट्रोमियर किस फेज में स्प्लिट हो जाता है, एंड टू द अपोजिट पोल भी सेम फेज के अंदर होता है। टीलोफेज की जस्ट अपोजिट फेज कौन सी है, प्रोफेज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन किस फेज में होता है, प्रोफेज। क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन किस फेज में होता है, टीलोफेज। सेल ऑर्गेनेलीज रीडिस्ट्रीब्यूट किस फेज में होना शुरू होंगी, प्रोफेज। टीलोफेज। फॉर्म होता है ना टीलोफेज में। डिसअपियर होना प्रोफेज में, वापस से रीअपियर होना टीलोफेज में। और डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई दो क्लोरोप्लास्ट आ गए, एक क्लोरोप्लास्ट एक को दे दिया, दूसरा दूसरे को दे दिया, दो एक को दे दिया, एक को दे दिया, वो सब टीलोफेज के बाद। एना में नहीं होगा, टीलोफेज के बाद होगा स्टार्ट। मोस्टली
साइटोकाइनेसिस में। Okay, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो हम 4 फेजेस पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों की चारों किसकी फेजेस हैं? माइटोसिस। माइटोसिस के। कैरियोकाइनेसिस की, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस की बात की है हमने यहाँ पे। यस मैम। कैरियोकाइनेसिस। अब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में ऐसे कुछ बन के आ गया, एक ये बन गया है सेल इधर और एक ये बन गया है ना। अब यहाँ पे हमको क्या कराना है, इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कराना है। यस मैम। विल कॉल इट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे उसके अंदर अलग टाइप से होगा, एनिमल्स की बात करेंगे उसके अंदर अलग टाइप से होगा, बिकॉज प्लांट्स के अंदर एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो प्लांट के अंदर होगा सेल प्लेट मेथड के थ्रू और एनिमल्स के अंदर होगा सेल फ्यूरो डिवीजन। फ्यूरो मेथड के थ्रू। सिर्फ मेथड्स के नाम याद रखना सफिशिएंट है। प्लांट के अंदर जनरली क्या होता है, यहाँ पे बीच में मिडल लैमेला आ जाएगा, हमने पढ़ा था मिडल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। तो दोनों सेल्स के बीच में कैल्शियम पैक्टेट आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास 2 प्लांट सेल बन जाएंगे। और एनिमल्स के अंदर हमारे पास सेल में एक बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा, दोनों सेल अपोजिटली मूव करेंगे और सेल का साइटोप्लाज्म बीच में से ब्रेक और 2 हमारे पास नई सेल बनके तैयार। ठीक है। यस। तो ये था हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। इस इक्वेशनल डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहेंगे। हमारे पास पहले क्रोमोसोम 46 थे, तो ये जो नई सेल बनेगी इसके अंदर भी 46 आएंगे। क्यों? क्योंकि इन 46 क्रोमोसोम को हमने बीच में से तोड़ तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट किया है, आधा इसको दिया है आधा इसको दिया है। ठीक है। लेकिन मियोसिस के अंदर बेसिक मेजर डिफरेंस तो यही आता है ना। मियोसिस में अगर हम 46 क्रोमोसोम वाली सेल के अंदर मियोसिस कराना है तो क्या करेंगे, 23 क्रोमोसोम एक को दे देंगे, 23 एक को दे देंगे। क्यों वहां पे? क्योंकि वहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। 23 एक साइड चले जाएंगे, 23 एक साइड चले जाएंगे। तो ये डिफरेंस है नहीं है? एना और सेंटर में स्प्लिट किस पे होता है? एनाफेज में। तो वी कैन कॉल इट ना एनाफेज में डिफरेंस है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब हम आते हैं मियोसिस 1 की प्रोफेज। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा पेज ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास मियोसिस 1 एग्जैक्टली देखो बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले सेल G1 में आएगा, फिर S में आएगा, फिर G2 में आएगा, G2 के बाद किस में आएगा? एम में। प्रोफेज 1 में आएगा। देखो सिर्फ प्रोफेज लिखेंगे तो किसकी फेज हो जाएगी? वो माइटोसिस की हो जाएगी। प्रोफेज 1 लिखेंगे तो वो मियोसिस 1 की हो जाएगी, और प्रोफेज 2 लिखेंगे तो मियोसिस 2 की हो जाएगी। तो आपको वो मेंशन करके देंगे कि ये मियोसिस के बारे में पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। आप इसका 1 2 1 है तो मियोसिस 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आगे, सिर्फ प्रोफेज है तो माइटोसिस की है। प्रोफेज 2 लिखा हुआ है तो मियोसिस 2 की। आपको खुद से समझ जाना है। बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है बहुत केसेस में। अब इसी की प्रोफेज 1 के अंदर कुछ सब फेजेस आ गए। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है ये, इसको याद रखने की ट्रिक होती है, लीजा जरा पानी दे तो। लीजा व्हाट? लेप्टोटीन। जरा जाइगोटीन। पानी इकाई, दे डिप्लोटीन। डाइकाइनेसिस। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, डाइकाइनेसिस। अब हमेशा प्रोफेज में नॉर्मली क्या होता है, कंडेंसेशन होता नहीं होता है। तो हमारे पास सबसे पहली जो फेज है लेप्टोटीन, इसके अंदर भी कंडेंसेशन ही होगा क्रोमोसोम का। पूरी फेज में सिर्फ कंडेंसेशन कराएंगे। सेकंड फेज आएगी जाइगोटीन। जाइगोटीन में कुछ कुछ जाइगोट वाली फीलिंग आ रही है। जाइगोट के अंदर जाइगोट कैसे बनता है? 2 सेल्स के फ्यूजन से बनता है, सिनगैमी से बनता है। तो सिनगैमी एंड सिनगैमी से ही कोरिलेट कर रहा है साइनेप्सिस। तो जाइगोट कैसे बनता है? सिनगैमी से बनता है, और इस स्टेज के अंदर होगा साइनेप्सिस। ठीक है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है?
पेयरिंग होना, ठीक है। क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे और उन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे होमोलोगस तो ऑब्वियसली यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जब बनने शुरू हो जाए तो उसमें क्या दिखने लगेगा, उसमें एक स्ट्रक्चर दिखने लगेगी, क्योंकि दो क्रोमोसोम आपस में अटैच हुए हैं। तो दो क्रोमोसोम अटैच हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बाई वेलेंट बोलेंगे। लेकिन आप जुड़ी कितनी क्रोमैटिड होंगी, 4 क्रोमैटिड जुड़ी होंगी ना ऐसे, यस मैम तो इसलिए we can also call it टेट्राड टेट्राड बाइवेलेंट। बनना तो शुरू जाइगोटीन में हो जाता है, लेकिन विजिबल किसमें होगा, 18 क्योंकि पेकाइटिन इज व्हाट, पानी। लीजा जरा पानी, तो हर चीज पानी के अंदर क्लियर दिखाई देती है, तो क्लियर Yes, किस में ma'am. दिखाई देगी, पेकाइटिन के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ और दिस स्टेज साइनेप्सिस अकम्पनीड बाय द साइनेप्सिस, किसकी वजह से, अब दो क्रोमोसोम आपस में अटैच होता है तो ऑब्वियसली ग्लू की जरूरत होती है किसी भी चीज को आपस में अटैच कराने के लिए। तो यहाँ पे इनको ग्लू करने के लिए वी हैव अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज नोन एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। स्ट्रक्चर बाइवेलेंट या फिर टेट्राड, जो कि क्लियरली विजिबल कहाँ पे होगी, पानी में, मतलब पेकाइटिन में क्लियरली विजिबल होगी, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज ये बहुत शॉर्ट लिव है एज कंपेयर टू द पेकाइटिन। तो इसका मतलब पेकाइटिन सबसे लॉन्ग लिव स्टेज है, सबसे ज्यादा टाइम के लिए होती है। इस स्टेज के अंदर क्या है, बाइवेलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अब जैसे ये क्लियरली विजिबल होंगे, मतलब अब बाइवेलेंट टेट्राड हमने क्यों बनाए हैं, जेनेटिक मटेरियल को इंटरचेंज करने के लिए, मटेरियल इंटरचेंज करने के लिए ना। तो जैसे ही ये क्लियरली विजिबल हुए, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये नॉन सिस्टर टर्म समझते हो आप, देखो ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में ये इन दोनों क्रोमैटिड को अगर हम बोलेंगे तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, Sister chromatid. ये सिस्टर क्रोमैटिड है। अब इसके पास एक और क्रोमोसोम आ गया है, क्योंकि बीच में हमने क्या लगाया, ग्लू लगाया, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। Yes, ma'am. इस क्रोमैटिड और इस क्रोमैटिड, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा ना, दोनों Yes, ma'am. अलग क्रोमैटिड्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम की, तो ये क्या है, ये Non-sister chromatid. Non-sister chromatids. these are the non sister। तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कौन सी क्रोमैटिड्स के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस। Homologous chromosome. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, किस एंजाइम की हेल्प से होगा, Recombination. की वजह से होगा। और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आपका, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होने के बाद क्या होता है आपका, एंड ऑफ पेकाइटिन हमको कैसे पता चल जाता है कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो क्रोमोसोम्स है वो लिंक है कहाँ पे, जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। लेट्स सपोज इस वाली साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ये क्रोमोसोम आपको ऐसे दिखाई देंगे, अभी देखो ऐसे, क्योंकि इस साइट में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन डीआई डिसोल्यूशन, जो इनके बीच में ग्लू आया था ना, अब उस ग्लू को धीरे धीरे हम डिसोल्व कराना शुरू करेंगे। तो हर जगह से तो ग्लू हट जाएगा, हर जगह से ग्लू हटा पूरी तरीके से अलग, लेकिन जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से तो अटैच रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। Yes, ma'am. यहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी बनी हुई, ये सब पीछे पीछे हो जाएंगे, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगी। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज Chiasmata. काइस्मेटा। ये याद रखना, एक्स शेप स्ट्रक्चर काइस्मेटा किस साइड कहाँ पे विजिबल होगी, डिप्लोटीन में क्या हुआ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को हम डिसॉल्व कराएंगे, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, सिर्फ किस साइड पे बचे रह जाएंगे, वो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ था उस साइड पे, और वहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी काइस्मेटा। किसी कुछ वर्टिब्रेट्स की जो oocyte स्टेज होती है उसके अंदर जो डिप्लोटीन होता है वो बहुत मंथ्स और ईयर्स तक भी रहता है, जो कि आप लोग oogenesis में पढ़ते हो ना, oogenesis के अंदर अरेस्ट हो जाता है सेकेंड
डिप्लोटिंग स्टेज में आके, Yes, ma'am. ठीक है, ये वही वाली लाइन लिख के देता है। नेक्स्ट डिप्लोटीन के बाद डायकाइनेसिस, जो आपका एक शेप स्ट्रक्चर बना है, ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। डायकाइनेसिस में बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा और इसके आगे सारी चीजें वही होती चल जाएंगी। जितने सेल ऑर्गेनेलीज है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप या मेम्ब्रेन वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। और आपके जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल पे आएंगे, स्पाइंडल फाइबर निकालना शुरू कर देंगे। फिर मेटाफेज 1 में भी सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, और इनसे स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। एनाफेज 1 में डिफरेंस है यहाँ पे। क्या एनाफेज 1 में डिफरेंस है? सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट। पूरी तरीके से। एक साइड चला जाएगा, एक साइड चला जाएगा, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अपने सेंट्रोमियर पे अटैच रहेंगे। टीलोफेज में भी सेम चीज होगी। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मैम समझा नहीं है, समझा नहीं है वाला। क्या दीपू? एनाफेज 1 फिर से बताइए, सेपरेट हुआ हो तो समझा, लेकिन एनाफेज में क्या होगा ना, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम बने हुए थे ऐसे, ठीक है, कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स थे ना, तो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम बने होंगे। यस मैम। 23 पेयर बने होंगे। तो इस 23 में से क्या होगा? एक के पास चला जाएगा, एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोल, क्योंकि बीच में से हमने वो कॉम्प्लेक्स हटा दिया ना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सब कुछ। हाँ तो एक साइड चला गया, एक साइड चला गया, तो 46 में से 23 एक साइड, 23 एक साइड। तो जो मेरे पास नई सेल बनेंगी वो सारी की सारी क्या बनेंगी? 23 क्रोमोसोम्स की बनेंगी। तो है ना हमारा रिडक्शनल डिवीजन। हाँ मैम। यही बोलते हैं। फिर उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस करा देंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद मेरे पास 2 सेल्स मिलके आएंगी ना, अब वो 2 सेल्स वापस से एक नेक्स्ट स्टेज में जाएंगी। किसमें? मियोसिस 2 में। क्या यहाँ से निकल के मियोसिस 2 में जाने से पहले उसके बाद अंदर G1S G2 होगा फिर से? नहीं होगा। दोनों मियोटिक के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। डायरेक्टली क्या होता है? प्रोफेज 2 ए मच लाइक, जैसे टेलोफेज 1 खत्म होता है, टेलोफेज 1 के बाद डायरेक्ट प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रोफेज 1 के अंदर सब फेजेस वगैरह था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज 100% सिमिलर टू माइटोसिस। वही प्रोफेज 2 में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस के बाद सेल आया है, वापस से कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन स्टार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, सब इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, काइनेटिक कोर से अटैच। एनाफेज में अगेन जो आपका सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल, एंड फिर टेलोफेज में वही अपोजिट टू द प्रोफेज। दोनों के दोनों ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे आ जाए, और अब एंड में हमको क्या मिलेगा? 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? जेनेटिक वेरिएशंस लेके आता है ये, जो कि माइटोसिस में नहीं हो रहा था बट मियोसिस में होता है। डन यहाँ तक? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो, अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में पहले हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन दोनों को क्वेश्चन करेंगे। और हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करे थे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क सिर्फ ये रहेगा कि आपको इन दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करके आनी है। कोई भी डाउट होगा उन डाउट को नोट डाउन करके लाना है। किसी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है कि ये लाइन नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर ऊपर से, बट अब एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक एक वर्ड समझ के, एक एक डायग्राम कवर कर करके आपको समझना है, ठीक है? Yes, Right ma'am. हो गया ना? Yes, ma'am. और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल। ठीक है? यस मैम।